दो काली और तीन गोरी बहुओं की एक बेटी। सीमा के 5 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में सीमा ने अपने 3 बेटों की शादी भी कर दी। उसके बेटे काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करते थे। सीमा अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। अभी सीमा थोड़ी बीमार थी। मम्मी जी, आपने अपनी दवाई ले ली? हाँ बेटा, मुझे अभी अभी तमन्ना दवाई खिला कर गई है। तमन्ना बहुत अच्छी है। हम में से सबसे छोटी होते हुए भी वो बहुत जिम्मेदार है। कम तो वैसे मेरी कोई भी बहू नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे कि जो आज मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। मम्मी जी, बस भी कीजिए। सीमा की 2 बड़ी बहुएं काली और बाकी 3 गोरी थीं, लेकिन कभी भी वो उनमें रंग का भेदभाव नहीं करती थी। वो सभी को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखती थी और उसकी बहुएं भी बिल्कुल बहनों की तरह रहती थीं। ऐसे ही समय बीतता गया और सीमा की सबसे छोटी बहू तमन्ना गर्भवती हुई। सभी घर में बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि किसी भी बहू का कोई बच्चा नहीं था। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो तमन्ना? वो भाभी, मैं बस ये बर्तन किचन में रखने जा रही थी। इन कामों के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, समझी? हम लोग हैं इन कामों को संभालने के लिए। तुम बस अपने बच्चे का और अपना अच्छे से ख्याल रखो। करीना की बात सुनकर तमन्ना की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं भाभी, आप लोग मेरे बच्चे से कितना प्यार करते हो। तभी वहाँ श्रद्धा आई। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भले ही हम इस बच्चे को अपनी कोख से जन्म ना दे, लेकिन ये उतना ही हमारा भी बच्चा है जितना कि तेरा, समझी? हाँ बिल्कुल। सभी घर में नए मेहमान के आने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही समय बीत गया और तमन्ना ने एक बहुत ही फूल सी खूबसूरत लड़की को जन्म दिया। 5 बहुओं ने मिलकर उसे तारा नाम दिया। तारा अब 5 साल की हो चुकी थी। वो अपने नाम की तरह ही सभी की आंखों का तारा थी। तारा बेटा उठो। नहीं बड़ी माँ, मुझे सोना है। अरे जल्दी से उठो बच्चा, स्कूल जाना है। अच्छा, अगर तारा उठ जाएगी तो उसकी बड़ी माँ उसे चॉकलेट देंगी। चॉकलेट मुझे दो। पहले जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, उसके बाद चलो चलो मैं तुम्हारे मुंह हाथ धुला देती हूँ। इसी तरह तारा की 5 माँ मिलकर उसके काम किया करती थीं। कोई उसका टिफिन बनाती तो कोई उसके बालों में कंघा करती। इसी तरह से समय बीत जाता है। अब तारा 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी 5 माँ के लिए वो अभी भी छोटी सी बच्ची ही थी। तारा, तारा बेटा उठ जा, आज तेरी कॉलेज का पहला दिन है, चल जल्दी से उठ। मम्मी बस 2 मिनट और। अच्छा ठीक है, लेकिन बस 2 मिनट में नहा धोकर नीचे आ जाना। ओके। तारा नहा धोकर नीचे आई। अरे तारा बेटा उठ गई। हाँ, मैं तेरे बालों में कंघा कर देती हूँ। नहीं बड़ी माँ, आज मेरा अपने बालों को खोल कर ही जाने का मन है। मैं इनमें खुद ही कंघा कर लूंगी। बेटा तेरा टिफिन रेडी है। बड़ी माँ, आज मैं कैंटीन में ही खाना खाऊंगी। अरे पर बेटा, तेरी बड़ी माँ ने तेरे लिए बड़े प्यार से टिफिन बनाया है, ले जा। आई एम सॉरी बट मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। कहते हैं कि अगर शुभ कामों की शुरुआत दही चीनी से करो तो सभी कुछ शुभ शुभ ही होता है। ये ले। ओहो, फिर से। तारा ने दही चीनी खाई और फिर वो अपने कॉलेज चली गई। वहाँ उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही थी। आ गई तारा, कॉलेज का पहला दिन मुबारक। तुम्हारा भी तो आज मेरे साथ साथ पहला ही दिन है, फिर तुम लोग मुझे ही क्यों इतनी शुभकामनाएं दे रही हो? वो ऐसा है, हम लोग ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आज तेरे घर में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि तू सभी की लाडली जो है। वैसे यार तारा, तू ना बहुत ज्यादा लकी है जो तेरे पास तुझे प्यार करने वाली एक नहीं 5 माँ है। तारा पापा की परी नहीं, मम्मियों की परी है। मम्मियों की परी नहीं, राजकुमारी है। वो तो है, लेकिन कभी कभी उन 5 को ही संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या? अरे अगर मेरे पास ऐसी 5 माँ होती तो मैं ऐसा कभी भी ना कहूँ। हाँ, बस अभी ही तो तुझे ऐसा लग रहा है। क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी करो। तारा ने कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज की छुट्टी हुई और सभी अपने घर आ गए। तारा की भी 5 माँ की आंखें वहीं कॉलेज के रास्ते पर लगी हुई थी कि तभी तारा आ गई। मैं घर आ गई। अरे तू आ गई मेरी बच्ची। सभी बहुएं तारा को देखकर बहुत खुश हुईं, लेकिन उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। ये सब देख तमन्ना को बहुत अजीब लगा।
तारा, ये सब क्या था? क्या हुआ मम्मी? तुम जानती हो जब से तुम कॉलेज गई हुई थी तुम्हारी सारी माँ कितनी चिंता में थी और तुम बिना किसी से बोले ही आ गई। मम्मी प्लीज आप सभी मेरा पीछा छोड़ दीजिए, वैसे भी अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तमन्ना अपना सा मुंह लिए तारा के कमरे से बाहर आई। उन दोनों की बातें तारा की चारों बड़ी माँ ने भी दरवाजे पर खड़ी होकर सुन ली थी। आप सभी यहाँ? हाँ तमन्ना, और हमने सब कुछ सुना भी। तारा की तरफ से मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी भी उसकी माँ हैं, हम समझते हैं। लगता है कि तारा को अब सबक सिखाना होगा। जी घबराओ मत, हम लोग कुछ गलत नहीं करेंगे, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। संध्या ने सभी को अपना प्लान सुनाया। सभी को उसका प्लान बहुत पसंद आया और सभी ने उस पर काम करना शुरू किया। अगली सुबह किसी ने भी तारा को नहीं जगाया और ना ही किसी ने उसके किसी काम को करने की बात की। तारा को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो खुद ही कॉलेज के लिए तैयार हो गई। मेरा लंच कहाँ है करीना माँ? मुझे क्या पता। करीना वहां से चली गई। इसी तरह बाकियों ने भी तारा के साथ ऐसा ही सलूक किया। कोई भी अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अजीब बात है, आज सभी को क्या हुआ है? इस तरह से एक हफ्ता बीत गया। तारा को अब उसके बुरे बर्ताव का एहसास हो गया था और एक दिन वो रोती हुई हॉल में पहुंची, जहां उसकी सभी माँ मिलकर बातें कर रही थी। क्या हुआ बच्चे, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? बोल लाडो। सभी अचानक बहुत परेशान हो गए। तभी तारा बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सभी के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप सभी मुझे माफ कर दीजिए ना। तारा के मुंह से इन शब्दों को सुनकर सभी बहुओं की आंखों में आंसू छलक गए और उन सभी ने एक साथ उसे गले लगा लिया। हम भी तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते पागल, अब रोना बंद कर, तू अभी भी छोटी बच्ची ही है। अच्छा है कि तुझे सब समझ आ गया। सभी ने तारा को अपने पास बैठाया और खूब प्यार किया। तारा को अब उन सभी की अपनी जिंदगी में अहमियत समझ आ गई थी। वो अब कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करती थी और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। जी घर में तो राशन खत्म हो गया है, अब क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुड्डी भी जंगल से लकड़ियां लाने गई है। अरे भाग्यवान, अब क्या करूं मैं? तुम तो जानती ही हो हमारा मालिक समय पर हमें पैसे नहीं देता है। हाँ ये तो है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तुम जरा रुको, मैं कहीं से कोई जुगाड़ करता हूँ। ऐसा कहने के बाद रुपेश वहाँ से चला जाता है। उसके निकलते ही सोनम जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाती है। उसे देखकर उसकी माँ उर्मिला उसे प्यार से गुड्डी कहकर पुकारती है। अरे गुड्डी, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो इन लकड़ियों को अब यहाँ चूल्हे के पास रख दो। तुम्हारे पिताजी भी अभी बाहर गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। ठीक है माँ, मैं आपकी खाना बनाने में मदद करती हूँ। बेटी राशन तो खत्म हो गया है, तुम्हारे पिताजी राशन लेने गए हैं, वो बस आते ही होंगे। तभी रुपेश आ जाता है। उसके हाथ में एक थैला होता है जिसमें राशन का कुछ सामान होता है। लाला से मांग कर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि वो कितनी खिटपिट करता है राशन देने में। अब कर भी क्या सकते हैं जी, जो है जैसा है, हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। चलो गुड्डी, सामान आ गया है, खाना बनाना शुरू करते हैं। दोनों गरीब माँ बेटी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। कुछ ही देर में वो सभी एक साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को सोनम के सोने के बाद उर्मिला रुपेश से कहती है, अजी सो गए क्या आप? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ भाग्यवान, नींद क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? अजी मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकते। मुझे उसकी शादी की चिंता सता रही है। कैसे होगी हमारी बेटी की शादी? तुमने बिल्कुल सही कहा, उसकी शादी की चिंता तो मुझे भी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कल से मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा। अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए दोनों रोजाना ज्यादा मेहनत करते और खूब पैसा जोड़ने लगते, जिसके चलते वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं और उसकी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। अरे रुपेश भैया, आपने अपनी बेटी को मेहंदी तो लगवा ही नहीं। मैं एक मेहंदी वाली को जानती हूँ, वो मेहंदी मात्र 5,000 रुपए में लगा देगी। रुपेश इतने पैसे सुनते ही शांता से कहता है,
भगवान जितने की मेहंदी मेरे बेटी के हाथों पर लगेगी उतने में तो मैं बहुत से काम करवा सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं जंगल जाकर मेहंदी के पत्तों को तोड़ कर ले आऊं और खुद मेहंदी बनाकर अपनी बेटी के हाथों पर लगाऊं। रुपेश जंगल की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी उसे सोनम रोक लेती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में पहले ही बहुत से काम है, आप उन्हें संभालो। जंगल से मेहंदी मैं तोड़ कर ले आऊंगी। सोनम मेहंदी तोड़ने के लिए जंगल में चली जाती है। चलते चलते उसे मेहंदी के पेड़ों के पास एक बूढ़ी औरत मेहंदी तोड़ते हुए नजर आती है। अरे अम्मा, आप यहाँ मेहंदी तोड़ रही हो? आपको मेहंदी किस लिए चाहिए? लोगों के मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, इसलिए ये मेहंदी तोड़ रही हूँ ताकि किसी के मेहंदी लगा सकूं। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? सोनम उस औरत को सब कुछ बताती है। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं। मेरी शादी करवाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही मुश्किलों से थोड़ा पैसा जोड़ा है ताकि मेरी शादी हो सके। अब उनके पास मेरे हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मेहंदी तोड़ने आई हूँ। तुम इतनी दूर से अपनी शादी के दौरान इस जंगल में मेहंदी तोड़ने आई हो? तुम्हारी बहादुरी से मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम भी परेशान हो और मैं भी बहुत भूखी हूँ। देखो, मैं तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगा दूंगी। मुझे मेहंदी लगाने का शौक तो है, लेकिन मुझसे कोई मेहंदी लगवाता नहीं। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे वहाँ आराम से मेहंदी लगा दूंगी और उसके बदले तुम मुझे कुछ खाना खिला देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप चाहती हो तो मैं आपको अपने घर जरूर लेकर चलूंगी और पेट भरकर खाना भी खिलाऊंगी। सोनम उस औरत को अपने साथ अपने घर पर ले आती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत सोनम के एक हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। देखते ही देखते वो उसके पूरे हाथ पर मेहंदी लगा देती है और दूसरे हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। लेकिन जिस हाथ में उसने मेहंदी लगा दी थी उसमें से अचानक से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के अंदर से खूब सारे सोने के गहने निकलते हैं। ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारी बेटी की मेहंदी कोई मामूली मेहंदी नहीं बल्कि जादुई मेहंदी है। देखो जरा कितने सोने गहने निकल रहे हैं। सच कहा दीदी, ये तो एक चमत्कार ही है। इतने सारे सोने के गहने, अरे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अपने हाथों की मेहंदी के अंदर से सोने के गहने निकलते हुए देख सोनम उस बूढ़ी औरत से कहती है, आखिर ये सब हो कैसे सकता है? मेरी मेहंदी के अंदर से ये सोने के गहने कैसे निकल रहे हैं? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये मेहंदी ही जादुई मेहंदी है। इसे अगर कोई परी किसी के भी हाथों पर लगाए तो जादुई मेहंदी अपना असर दिखाती है। इसका मतलब आप एक जादुई परी हो? सोनम की इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक जादुई परी के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो सोनम से कहती है, बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी परेशानी सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे घर तक आ गई। चलो, अब मुझे तुम्हारे दूसरे हाथ पर भी पूरी मेहंदी लगाने दो। परी देखते ही देखते सोनम के दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा देती है, जिसके बाद सोनम के दूसरे हाथ की मेहंदी के अंदर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के अंदर से बहुत सारे हीरे ही हीरे निकलने लगते हैं। अद्भुत, ये तो चमत्कार ही हो गया। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी मेहंदी जादुई मेहंदी होगी और उसके अंदर से सोना और हीरा निकलेगा। गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे रुपेश भैया, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई तुम्हारी बेटी की जादुई मेहंदी से। अरे तुमने सुना तो होगा ही, जब ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। ये सब तो ठीक है परी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने अपनी मेहंदी धो दी तो क्या इसका जादू खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम अपने हाथ धो लोगे तब भी इस जादुई मेहंदी का असर रहेगा। उसके बाद तुम जब भी चाहोगी अपनी मेहंदी से मांग सकोगी। जादुई परी ऐसा कहने के बाद चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम के हाथों की जादुई मेहंदी के अंदर से सोने व हीरे निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से रुपेश और उर्मिला अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं और उसे दहेज में भी बहुत कुछ देते हैं। माँ, जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि आप और पिताजी कभी भी परेशान ना हो पाओ। इतना कहने के बाद सोनम कहती है, मेरी प्यारी जादुई मेहंदी, अपना कमाल दिखाओ और मेरे माता पिता को बहुत अमीर बनाओ।
तभी उसके हाथों से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के अंदर से सोना और हीरे निकलने लगते हैं, जिसके बाद सोनम के माता पिता उसे विदा कर देते हैं और वो अपनी ससुराल में चली जाती है। उस दिन के बाद से सोनम की जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं और वो अपने जीवन में खुशी खुशी जीने लगती है।